आज से हम अपनी वीडियो सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि केएस के एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए हमने अपनी वीडियो सीरीज बंद कर दी थी। आज से हम आप ये वीडियो सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो नोटिफिकेशन है एआरसी की वो आपको 2-3 दिन में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है। तो अभी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन वीडियोस के थ्रू बुकलेट्स, जो भी हमने बुकलेट्स दी और ये जो वीडियोस दी हैं इनको आप कंबाइन करके अच्छे से जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अब एआरसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एग्जाम देने वाले हैं उन सबको मैं बेस्ट विशेस देती हूँ। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुकलेट के अकॉर्डिंगली हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए थे। उसमें मैंने आपको बताया था फेमाइन कमीशन जो बने थे, उसके बाद बहुत से 1901 में बहुत से रिफॉर्म्स आए। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलरली 1904 जो कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, पहला ऐसा एक्ट जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया था। तो आज हम वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे इसकी बैकग्राउंड क्या थी, ऐसा क्या नीड फॉर कोऑपरेटिव्स। एक नोट्स बुकलेट्स में हमने दिया आपको नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि क्या जरूरत थी कोऑपरेटिव्स की। इंडिया में बहुत पॉवर्टी थी, इनडेप्टेडनेस था, उसके बाद फेमाइन्स बहुत से आते थे इंडिया में, जिसमें 3 फेमाइन कमीशन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और उसके अलावा सोशल अनरेस्ट बहुत था, क्योंकि इन सब रीजन की वजह से लोगों को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो सोसाइटी को बहुत जल्दी चेंज कर रहे थे और सोशल अनरेस्ट बहुत ज्यादा था। यही रीजन था कि ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि इस तरीके की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रही थी। तो उसके लिए कुछ सुधार लाने की जरूरत है, कुछ अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है, तो वो ये एक्ट लेकर आए थे। रीजंस ये थे। अब आ जाते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बैंक्स को लेके कि जो पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट आया था 1900 में, पंजाब एलिगेशन एक्ट, लैंड एलिगेशन एक्ट आया था। उसके बाद मनी लेंडर्स जो थे उन्होंने लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को लोन देने से मना कर दिया था, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जो थे वो अपनी लैंड को मॉर्टगेज नहीं कर सकते थे। तो ऐसे कुछ लॉस थे जिनकी वजह से एग्रीकल्चरिस्ट क्लास जो थी वो बहुत ज्यादा सफर हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे लगा कि अब ये राइट टाइम है कि हमें कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। और उन ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट क्यों की गई थी कि हमें कोई रास्ता बताओ कि किस तरीके से हम कोऑपरेटिव्स जो है उनको इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली क्या किया गया कि रेफाइसन मॉडल और रोस्टेल पायनियर के 2 आइडियाज को, यानी यूरोपियन आइडियाज को इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया। अगर रेफाइसन मॉडल की बात करें तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के लिए, और अगर रोस्टेल पायनियर की बात करें तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के लिए जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये आइडिया दिया कि आप इस तरीके के मॉडल्स को इंडिया में क्या करो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो उन्हीं के बेसिस पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 जो है वो इनेक्ट किया गया था। अब आ जाते हैं इसके प्रोविजंस क्या थे। ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के प्रोविजंस क्या थे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटीज, इसमें यह बोला गया कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बताया गया, बट ये बताया गया कि जो भी मेंबर्स इस कोऑपरेटिव का पार्ट बनेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, कि जो उसके एसोसिएटेड मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज क्या होगी। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से बहुत से प्रोविजंस थे जो ऑलरेडी मैं आपको बुकलेट में बता चुकी हूँ, उसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा, सारे प्रोविजंस वहां पे डिफाइन है। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इस एक्ट में एक प्रोविजन डाला गया, वो ये था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको जो है ऑपरेशनल और मैनेजरियल पावर्स दी गई। ऑपरेशनल और मैनेजरियल पावर्स कैसे कि जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वो इन कोऑपरेटिव्स को लेकर रूल्स बना सकती हैं, मॉडल्स डिजाइन कर सकती हैं और बाय लॉज बना सकती हैं। और उसी की तरह अगर मैनेजरियल बात करें तो एक स्पेशल ऑफिशियल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया। इस स्पेशल ऑफिशियल मैकेनिज्म के अंडर रजिस्ट्रार की पोस्ट बनाई गई, और ये जो रजिस्ट्रार जो कि एक ऑफिशियल था उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, एटीट्यूडल ट्रेड्स होने चाहिए, और प्लस सबसे
स्टेबलाइज करेगा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस तरीके से ये प्रोविजंस थे इस पूरे कोऑपरेटिव एक्ट के। उसके बाद इसका आउटकम क्या निकला? इस पूरे एक्ट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये एक्ट आया, उसके बाद प्रोविजंस की इसके प्रोविजंस क्या थे, और लास्ट में इसका आउटकम कि इस एक्ट के बाद हुआ क्या। इस एक्ट के बाद फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड इन कांजीवरम। मद्रास के कांजीवरम में पहली क्रेडिट अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो थी उसको रजिस्टर्ड किया गया। उसके बाद पायनियर अर्बन सोसाइटी बॉम्बे में बनाई गई। उसके बाद नंबर 1 मिलिट्री अकाउंट्स म्यूचुअल हेल्प कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पूना में बनाई गई। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटीज थी जो बनाई गई। इसके अलावा बहुत सी वहां पे सोसाइटीज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, उन नोट्स में आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद कौन कौन सी सोसाइटी बनी, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट अर्बन सोसाइटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये रही कि इस एक्ट में कुछ ना कुछ फ्लॉज थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसमें कुछ इनसफिशिएंट थे और कुछ प्रोविजंस लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थी। इस वजह से लिमिटेशंस क्या थे, जैसे प्राइमरी लोकल कोऑपरेटिव। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1904 एक्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ प्राइमरी लोकल कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश हो सकती थी और राइट टू फेडरेशन नहीं था, यानी एक कोऑपरेटिव दूसरे कोऑपरेटिव के साथ मिलकर जो है वो फेडरेट नहीं कर सकती थी, यूनियंस नहीं बना सकती थी। तो इन सब इनसफिशिएंसी को देखते हुए 1904 एक्ट को इंप्रूव किया गया और उसको अमेंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है कि 1904 एक्ट जो है उसको अमेंड किस फॉर्म में किया था, तो आंसर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसको भी आपने स्ट्रक्चरली पढ़ना है कि सबसे पहले रीजन क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ इनसफिशिएंसी या लिमिटेशंस थी 1904 एक्ट में, इस वजह से 1912 एक्ट आया। अब हम आ जाते हैं इसके प्रोविजंस पे कि 1912 एक्ट के प्रोविजंस क्या थे। सबसे पहले जो अपेक्स या सेंट्रल और नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने के लिए कंपलसरी कर दिए थे कि जो भी सेंट्रल नॉन क्रेडिट, इससे पहले हम क्रेडिट सोसाइटीज का पढ़ रहे थे, अब हो गया कि जो सेंट्रल नॉन क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और जो भी इसके साथ एसोसिएटेड मेंबर्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 10 मेंबर्स होने चाहिए। आज भी जब आप कोऑपरेटिव्स का पढ़ते हो तो आप देखते हो कि मतलब 10 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे भी ये जो क्लॉज था वो 1912 एक्ट के थ्रू आया कि 10 मेंबर्स जो होने चाहिए और उन मेंबर्स के जो शेयर्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर मेंबर का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1/5 से ज्यादा शेयर किसी के नहीं होने चाहिए। सबके इक्वल होने चाहिए या कम होने चाहिए, बट 1/5 से ज्यादा किसी के नहीं होने चाहिए। उसके बाद सोसाइटीज को क्लासिफाइड भी किया गया, रूल्स तो बनाए गए सोसाइटीज के लिए लेकिन उनको क्लासिफिकेशन भी की गई। कैसे की गई? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जितनी लायबिलिटी जिस सोसाइटी की थी उस बेसिस पे उसको लायबिलिटी, लिमिटेड और अनलिमिटेड, नॉट लायबिलिटी, यहाँ पे आएगा लिमिटेड और अनलिमिटेड सोसाइटी की फॉर्म में उनको जो है वो बनाया गया। लिमिटेड और अनलिमिटेड सोसाइटीज क्या होती हैं ये मैं आपको जब हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स करेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट्स को, जैसे इस वाले एक्ट में लोकल गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स दी गई थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन दी गई। वो क्या था, उनको परमिट किया गया कि वो रूल्स बना सकते, बाय लॉज बना सकते। यहाँ पे सिर्फ वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे वो रूल्स और मॉडल्स तो बना रहे थे लेकिन यहाँ पूरे के पूरे डिस्क्रिशन इनको दे दी गई कि जैसे रूल्स और जैसे बाय लॉज बनाना चाहते हैं सोसाइटीज को लेके वो बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि सोसाइटीज को क्या बोला गया, सोसाइटीज को पर्टिकुलरली बोला गया कि वो बहुत से ड्यूज, सर्टेन ड्यूज को रिकवर कर सकते हैं अपने लेवल पे। पहले वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके ऊपर गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थे। अब वो अपने ड्यूज को खुद रिकवर कर सकते हैं, वो रिसीव कर सकते हैं, डिपॉजिट रिसीव कर सकते हैं अमाउंट किस फॉर्म में, डिपॉजिट्स और लोन्स की फॉर्म में, और वो किनसे, नॉन मेंबर्स। पहले वाले में सिर्फ मेंबर्स जो थे वो पैसे खर्च कर सकते थे, पैसे यहाँ पे ला सकते थे। अब नॉन मेंबर्स को बोला गया कि उनसे भी ये लोन ले सकते हैं या उनसे भी डिपॉजिट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ सोसाइटी फंड, कि सोसाइटी फंड में पहले बहुत ज्यादा उसको इन्वेस्ट करते थे, अब उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई
कि जो सोसाइटी जो कोऑपरेटिव का जो फंड है वो कोऑपरेटिव में ही यूज होना चाहिए। इसके अलावा लिक्विडेशन और वाइंडिंग, अब एक और क्लॉज डाल दिया गया कि अगर कोई सोसाइटी लिक्विडेट होती है या उसको वाइंड अप करना है तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो वाइड पावर रजिस्ट्रार को दे देगी कि उसके हाथ में होगा कि वो किस सोसाइटी को वाइंड अप कर देगा या किस सोसाइटी की लिक्विडेशन करेगा। इसके अलावा और क्लॉज ये डाल दी गई कि जो मेंबर्स होंगे उनके शेयर्स जैसे पहले 1904 में 1000 से ज्यादा नहीं हो सकते थे, अब यहाँ पे क्या बोल दिया मोर देन 1000। उसके अलावा फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि फेडरेशंस जो कोऑपरेटिव्स थी उनको बोला गया कि अब आप फेडरेट हो सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव्स मिलके एक फेडरेशन बना सकती है। ये तो था इसके प्रोविजंस। लास्ट में आ गया इसका आउटकम कि इस एक्ट का आउटकम इंडिया में क्या निकला कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में कन्वर्ट होने लग गए। उसके अलावा जो नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज थी वो भी बढ़ गई। कैसे कि जैसे पहले नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज क्या हो गया कि पहले ये लैंड परचेज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो भी चीजें वो परचेज नहीं, आप वो परचेज कर रहे, सेल कर रहे, यूनियन बना सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, इस तरीके की बहुत सी चीजें करने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका आउटकम क्या था कि नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज एस्टैब्लिश होने लगी। नॉन एग्रीकल्चर मतलब हैंडलूम सोसाइटी बनने लगी, वीवर सोसाइटी बनने लगी। तो इस सब का आउटकम जो था वो ये था। तो इस तरीके से आपने इन दोनों एक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, देन उसके प्रोविजंस और लास्ट में उसका आउटकम। तो कल वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये इसी बुकलेट के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।